नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज हम चर्चा करेंगे अमीरों की मतलब बड़े बड़े अमीरों की, बहुत अमीरों की, इस देश के सबसे बड़े अमीरों की और दुनिया के सबसे बड़े अमीरों की भी। ये बात तो कहने की नहीं है कि भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है, लेकिन फिर भी क्या ऐसी कोई बात है जो आपको बताई जा सकती है और जिसमें आपको आनंद आएगा और आपको लगेगा कि ये बात पहले नहीं सुनी है? कोशिश वही करूंगा। उस बात पे आने से पहले आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना, लाइक करना, शेयर करना और घंटी बजाना न भूलें। अब मैं रहस्य से पर्दा उठा देता हूं। मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की। और इस साल की रिच लिस्ट आई है, जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट आती है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े अमीरों के साथ भारत के अमीरों की भी लिस्ट आती है। बिना कोई सरप्राइज के मुकेश अंबानी लगातार 9वें साल इस लिस्ट में टॉप पर हैं। लेकिन इस बार ख़ास बात यह है कि उनकी कमाई ख़ास तौर पर जब से भारत में पेंडेमिक आया है तब से अब तक 73% बढ़ गई है। उनकी पूरी संपत्ति, कमाई ही नहीं, उनकी संपत्ति 73% बढ़कर 6,58,400 करोड़ रुपए हो गई है। और वो इस लिस्ट में नंबर 1 पर ही नहीं है। उनके बाद जो 4 लोग इस लिस्ट में हैं, 1 से 5 तक में, उन 4 लोगों की कुल संपत्ति मिलाकर भी मुकेश अंबानी की संपत्ति से कम होती है। जो दूसरे लोग इस लिस्ट में हैं उनके नीचे, वो मैं बता दूं पहले आपको। दूसरे नंबर पर हैं हिंदुजा ब्रदर्स। हिंदुजा ब्रदर्स को आप जानते हैं, बहुत दुनिया के कई हिस्सों में इनका कारोबार फैला हुआ है, भारत में भी है। तो हिंदुजा भाइयों की कुल संपत्ति में 23% की गिरावट आई है इस दौर में, और उनकी संपत्ति हो गई है 1,43,700 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नाडर हैं, और शिव नाडर साहब भी ऊपर उठे हैं। इनकी संपत्ति 34% बढ़ी है इसी दौर में, और ये 5वें नंबर से तीसरे नंबर पे आ गए हैं 10 की लिस्ट में। चौथे नंबर पर वो नाम है जो आजकल बहुत चर्चा में है, खूब लोग उनका नाम लेते हैं, गौतम अडानी। गौतम अडानी 6 नंबर पे थे पिछले साल, इस साल 4 नंबर पे आ गए हैं, और इनकी टोटल संपत्ति 48% बढ़कर 1,40,200 करोड़ रुपए हो गई है। 5वें नंबर पर हैं अजीम प्रेमजी। वर्षों से वेल्थ क्रिएटर के तौर पर जाने जाते हैं, अच्छा रिटर्न देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और इनका कारोबार भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट माना जाता है, इज्जतदार उद्योगपति हैं। इनकी कुल संपत्ति में हल्की सी गिरावट, 2% की गिरावट है, 1,14,400 करोड़ रुपए इन्होंने कुल संपत्ति बना ली है 2% की गिरावट के साथ। 6ठे नंबर पर वो नाम है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है इस देश में। ये हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चलाने वाले साइरस पूनावाला। पूना का वो परिवार, वो ख़ानदान, वो कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसर है और इस वक्त कोरोना वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। इनका ऑक्सफोर्ड के साथ ट्रायल चल रहा था, बीच में रोका गया है किसी वजह से, लेकिन इन्होंने भी इस दौरान अपनी संपत्ति पेंडेमिक के बाद से 6% बढ़ाई है और 94,300 करोड़ पे हैं, 1 लाख के थोड़ा नीचे अटक गए हैं। हालांकि पिछली बार 8वें नंबर पे थे, इस बार 6 नंबर पे हैं, तो 2 पायदान की छलांग है। 7वें नंबर पर हैं रिटेल कारोबार के एक महारथी राधा कृष्ण दमानी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के यानी डी मार्ट चेन के मालिक और प्रमोटर। और इसके अलावा इनका दूसरा परिचय यह है कि बाजार के बड़े दिग्गज धाकड़ निवेशक माने जाते हैं लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग की नज़र से। राधाकृष्ण दमानी जी ने 56% अपना वैल्यूएशन इस साल में बढ़ाया है, और इसकी बड़ी वजह आपको पता ही होगा, एवेन्यू सुपरमार्ट्स की लिस्टिंग और उसके बाद उसके शेयरों में आया उछाल हो सकता है। 87,200 करोड़ रुपए। 8वें नंबर पर फिर एक फैमिलियर चेहरा है, लेकिन वो पिछले साल 7वें नंबर पे था, इस साल 8वें नंबर पे पहुंच गया है, और वो हैं कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक। 8% की गिरावट है इनकी संपत्ति में, और 87,000 करोड़ रुपए टोटल इनकी संपत्ति इस साल रही है। 9वें नंबर पे वो हैं जो पिछले साल 11वें नंबर पे थे, सन फार्मा के दिलीप संघवी।
और दिलीप शांघवी साहब भी पिछले कुछ सालों में उनका कहते हैं उनकी किस्मत या उनका कारोबार काफ़ी ऊंच नीच से गुजरा है, फिर भी वो 11वें नंबर से 9वें नंबर पे आए हैं और 84,000 करोड़ रुपए की उनकी अपनी नेटवर्थ है। ये ध्यान रखें कि ये नेटवर्थ अपनी है, ये कंपनी का वैल्यूएशन नहीं है, ये प्रमोटर का जो अपना वैल्यूएशन है वो ये है। और 10वें नंबर पर, 10वें और 11वें नंबर पर एक साथ हैं वो दो भाई जो इस वक्त भारत के सबसे बड़े उद्योग घराने के साथ एक झगड़े में लगे हुए थे। वो हैं साइरस मिस्त्री जो टाटा सन्स के चेयरमैन थे, जहां से उनको हटना पड़ा, और उनके भाई शाहपुर मिस्त्री। ये शाहपुर जी पालनजी ग्रुप के प्रोमोटर्स हैं और इनकी संपत्ति है 76,000 करोड़ रुपए और ये 1% की गिरावट इनकी इस साल में इनकी संपत्ति में आई है। अब खास बात इस लिस्ट की देखिए, इस लिस्ट में टाटा नहीं है, इस लिस्ट में बिरला नहीं है, इस लिस्ट में कोई मोदी नहीं है, इस लिस्ट में आपको परंपरागत कोई गोयनका नहीं दिख रहा है। इस लिस्ट में इस बार दक्षिण भारत के वो नाम भी नहीं है जो ऐसी लिस्ट में हुआ करते थे। तो एक तरह से ये लिस्ट काफ़ी छोटी हो गई है। इसके नीचे की लिस्ट में फिर जब टॉप 100 की लिस्ट में आ रहे हैं तो वहाँ और नाम आ रहे हैं और लोगों के नाम आएंगे इसमें, लेकिन टॉप 10 में ये नाम है। और टॉप 10 में एक ख़ास बात मुकेश अंबानी के बारे में फिर कह रहा हूँ जो कही गई है वो ये है कि जिस वक्त ये कोरोना वायरस का हमला हुआ, जिस दिन 23 मार्च को अटैक की खबर आई कि अब लॉकडाउन होगा, उस वक्त झटके के साथ अंबानी की संपत्ति 28% गिरी। यानी इनकी जो कुल संपत्ति की कीमत थी बाजार में वो 28% की गिरावट होकर वो 3.5 लाख करोड़ रुपए रह गई। आप सोचिए, आज 6,58,400 करोड़ रुपए है और उस दिन 3.5 लाख करोड़ रुपए रह गई। और उसके बाद सोचिए, किसी और को तो सदमा लग गया होता, लेकिन उसके बाद से लगातार उन्होंने कई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए। आपको पता है जियो प्लेटफॉर्म्स में हिस्सा बेचा, अभी रिलायंस रिटेल के प्लेटफॉर्म में हिस्सा बेचने की प्रोसेस शुरू हो गई है। 2 सौदे हो चुके हैं और भी होने के आसार हैं। उम्मीद है कि ये रफ्तार अभी जारी रहेगी। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अपनी फ्लैगशिप कंपनी को डेट फ्री कंपनी बना लिया, सारा कर्जा उतार दिया जियो प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बेचकर। इसी तरह वो रिटेल का हिस्सा बेच रहे हैं जिसको वो एक्सपेंशन में खर्चा करेंगे। तो उम्मीद ये है कि रिलायंस यहाँ से और तेज़ चलता रहेगा। और इन्होंने जो पिछले 4 महीने में 85% अपना वैल्यूएशन बढ़ाया 28% गिरने के बाद, और उसका ये नतीजा है कि वो इस लिस्ट के टॉप पर ही नहीं है, बहुत धमाके के साथ टॉप पर हैं और लगातार 9वें साल टॉप पर हैं। लेकिन जो इसमें एक दिलचस्प आंकड़ा है, वो आंकड़ा ये है कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था मार्च में, उस दिन के बाद से लगातार अगर आप सिर्फ मुकेश अंबानी का एक मीटर चलाएं कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं या उनकी संपत्ति कैसे बढ़ रही है, हर घंटे मुकेश अंबानी 90 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। उनकी संपत्ति में 90 करोड़ रुपए का इजाफा 1 घंटे में हो रहा है। ये एजम्पशन है, ये एजम्पशन इस आधार पर है कि उस तारीख को जो संपत्ति थी, आज जो संपत्ति हो गई, इसके बीच कितने घंटे हैं उनको डिवाइड कर दिया और माना कि हर घंटे इतना पैसा बढ़ रहा है। लेकिन ये पैसा मोटे तौर पे उनके स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन बढ़ने की वजह से है। कल को खुदा न खास्ता अगर रिलायंस का शेयर गिर जाता है तो ये वैल्यूएशन भी उसी तरह गिरेगा। इसमें ऐसा नहीं कि यहीं रहेगा, लेकिन अगर ये इसी तरह ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इसमें और सुधार के आसार हैं। इसलिए जो लोग मुकेश अंबानी के साथ इन्वेस्टेड हैं, जो पिछले साल से इन्वेस्टेड हैं, वो तो इस समय बल्ले बल्ले कर ही रहे हैं। उनको 73% का लाभ मिल चुका है और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी अभी रिलायंस रिटेल के और भी कुछ IPOs के वहाँ प्लान दिख रहे हैं। अगर वो सारे हो जाते हैं तो ये काफ़ी ज़बरदस्त उछाल होगा। और मुकेश अंबानी की जो कुल कंपनी है, मतलब कुल जो हैसियत है, उसके हिसाब से अब वो दुनिया की लिस्ट में, इसी हुरुन की वर्ल्ड रिच लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गए हैं। रिचेस्ट इंडियन है, लेकिन ये अब तक जो टॉप 5 ग्लोबल रिच लिस्ट होती है उसमें आने वाले ये अकेले भारतीय हैं। और इनके साथ उस लिस्ट में जो लोग हैं वो कौन हैं?
मुकेश अंबानी अब सिलिकॉन वैली के टेक आइकॉन एलन मस्क से आगे निकल गए हैं। वो अल्फ़ाबेट के को फाउंडर सर्जेई ब्रिन और लैरी पेज से भी आगे निकल गए हैं। इन दोनों से आगे निकल के वो दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ये है IIFL ह्यूमन वेल्थ और ह्यूरोन इंडिया रिच लिस्ट 2020 का नतीजा। एशिया के सबसे अमीर आदमी तो मुकेश हैं, इसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं। और उनकी पूरी वेल्थ इस साल जिस अंदाज में बढ़ी है ये आप देख रहे हैं। गिरावट के बाद उन्होंने कैसे वापस अपना जलवा वापस दिखा दिया है ये भी आप देख रहे हैं। और इसीलिए अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये ऐसे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो बढ़त है ये किसी एक सेगमेंट के लिए, एक बिरादरी के लिए कष्ट का सबब बन रही है। और वो कष्ट का सबब है भारत के म्यूचुअल फंड्स के लिए, क्योंकि उन म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में रिलायंस का जो हिस्सा था वो अचानक काफ़ी बढ़ गया है। अब वो उसको कैसे मैनेज करेंगे ये हिसाब लगाना है। सेंसेक्स में रिलायंस का वेटेज बहुत बढ़ गया है, 11% था पिछले साल के अंत में, इस साल 17.4% हो गया है। तो कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, इसके बारे में विचार हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल की खबर यही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के प्रोमोटर, जो की प्रोमोटर हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी, उन्होंने इस आपदा में अवसर ढूंढ लिया है, उसका फ़ायदा उठा लिया है। अब आपको उनके साथ जुड़ के इस फ़ायदे को उठाना है। आपको लगता है कि आगे भी ये फ़ायदा होता रहेगा या नहीं, इसके लिए किसी भरोसेमंद इंसान की सलाह लीजिए। और अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह ये है कि ये मत सोचिए कि पिछले साल में इतना हो गया तो इस साल इतना हो जाएगा। थोड़े लंबे नज़रिए का हिसाब रखिएगा, लंबे दौर के सोच के ही पैसा लगाइएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। एक बार फिर आग्रह करूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। धन्यवाद, नमस्कार।